पर प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं समकालीन भारत भाग 2 का अध्याय 2, जो भूगोल की पुस्तक है, वन्य एवं जीव संसाधन। तो जैसे हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा कि संसाधन क्या है, तो मानव जीवन की आवश्यकता तथा इच्छाओं की पूर्ति करने वाली वे वस्तुएं जो मानव जीवन में उपयोगी हैं, संसाधन है। तो वन भी एक संसाधन है और वन्य जीव भी एक संसाधन के रूप में है। तो इससे हमें बहुत, तो अब देखिए इसमें एक बात आती है जैव विविधता की। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता यानी कि हमारे वातावरण में, हमारे जो धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्नता, वन में, वनस्पति में, जीव जंतु में, इनमें जो विभिन्न प्रकार की हमें विभिन्नता देखने को मिलती है, वो जैव विविधता कहलाती है। तो जैसे कह रहे कि इस ग्रह में सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, मतलब एक छोटा सा जीव से लेकर एक बहुत बड़े वृक्ष, हाथी और व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। और ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। और पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन के लिए ये जैव विविधता जरूरी है। अगर ये जैव विविधता कम होगी तो पर्यावरण में असंतुलन होगा, जो कि आज हम इस औद्योगिकरण के युग में, शहरीकरण के युग में हम ये देख रहे हैं कि वन को काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। तो ये एक हमारे सामने वनस्पति और प्राणी जगत के लिए एक खतरा है संभावित। तो देखिए इसमें भारत जैव विविधता संपन्न देशों में से एक है। तो एक भारत में काफी जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत जो है जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। और यहाँ विश्व में जितनी भी जैव उपजातियां पाई जाती है, उनका 8% केवल भारत में पाई जाती है। 8% संख्या और लगभग 16 लाख जो प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। और अभी तक खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों एवं वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्र, फल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आप दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो क्या महत्व है इसका हम देखते हैं। तो क्रियाकलाप, तो अनुमान है कि जो भारत में अनुमान क्या है कि जो 10% वन और वनस्पति है और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। यानी कि कुल जो भारत में वनस्पति है वो उसका 10% प्रजातियां ऐसी हैं जो खत्म होने के कगार पर है, और 20% स्तनधारी हैं जो लुप्त होने के कगार पर है। और इनमें कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में लुप्त होने के कगार पे। इनमें तो लुप्त होने के कगार में इनमें से ये नाम याद रखना: चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीतादार उल्लू, मधुका इनसिग्निस महुआ की जंगली किस्म है, और हुबर्डिया हेपिट्यूरोन ये घास की प्रजाति है, जैसे पौधे शामिल है। तो यहाँ प्रश्न पूछ सकता है आपसे सीधा कि भारत में जो लुप्त होने के कगार पर हैं वो कौन कौन सी जातियां हैं, उपजातियां, प्रजातियां हैं। तो आप इनमें से कोई भी पूछ सकता है कि भाई कोई 2 प्रजातियों के नाम लिखिए
जो भारत में लुप्त होने की कगार पर हैं। तो इनमें से कोई भी आप दो नाम, तो चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, इनमें से कोई भी हम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लुप्त होते वन। अब आप देख रहे हैं भारत में, देश में वन आवरण के अंतर्गत जो है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, और ये देश के कुल क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% भाग है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में वन कितने प्रतिशत भाग पर है? तो कितना है? 24.56। अब इसको आगे बांटा है सघन वन, जो गहरे वन है। गहरे वन 12.4%, खुला वन 9.26%, और मैग्रो वन 0। अभी मैग्रो वन देखो, सघन वन तो आप समझो जहां बहुत गहरे पेड़ पौधे हैं, सघन वन। खुला वन जो बिल्कुल दूर दूर थोड़ा गैप है उनमें, जो कम क्षेत्रफल को छाया से ढकते हैं, खुले वन में 9%। अब ये जो मैग्रोव वन है, मैग्रोव वन जो होते हैं किसे कहते हैं? जो समुद्र के किनारे, पानी जब धरातल किनारे पे आता है और वो दलदली क्षेत्र हो जाता है, तो उसमें जो पेड़ पौधे उगते हैं वो मैग्रोव वन के अंतर्गत आते हैं, उनको मैग्रोव वन कहते हैं। तो 2017 के अनुसार सघन वनों में 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्रों की वृद्धि वन संरक्षण उपाय प्रबंधन में भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। वैसे जो भारत की जो वन नीति है, उसके हिसाब से पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए जो कम से कम जो वन प्रतिशत चाहिए वो 33% चाहिए, यानी कि आज भी ये 24.56% उससे कम ही है। नेक्स्ट देखिए, अब जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक सघन संरक्षण संघ IUCN, अब देखिए बच्चों, आपसे इसका पूरा नाम भी पूछ सकता है, IUCN का पूरा नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। तो ये इसका पूरा, इसके अनुसार निम्न ये बांटी हैं श्रेणियों में। सामान्य जातियां, वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे पशु है, साल है, चीड़ है, कृंतक है, रोइटस है। तो ये सामान्य जातियां जो इनको। नेक्स्ट है संकटग्रस्त। अब इसमें आपका सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि संकटग्रस्त जातियां किसे, कौन सी हैं, और कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ये वो जातियां हैं जो लुप्त होने का खतरा है, और अगर जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, और यदि वो जारी रही, तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। तो इसमें है उदाहरण के रूप काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि। तो एक प्रश्न आपका यहां से हो सकता है कि संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो संकटग्रस्त जातियां क्या है कि ये वो जातियां जिनके ऊपर लुप्त होने का खतरा है, और अगर मान लो उसी प्रकार की विकट परिस्थितियां बनी रही जिसके कारण इनकी संख्या कम हो रही है, अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो इन जातियों का लुप्त होना निश्चित है। और इसमें उदाहरण के रूप में ये काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा आदि आते हैं। नेक्स्ट दूसरी जो कैटेगरी है वो है सुभेद जातियां। तो ये कौन सी जातियां आती? इनमें वे जातियां आती जिनकी संख्या घट रही है, इनकी संख्या घट रही है, और यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां
नहीं बदली तो इनकी घटती संख्या यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। यानी कि जो संकटग्रस्त जातियां वो तो लुप्त होने, यानी कि ये उससे थोड़ी सी सही स्थिति में है, लेकिन अगर विपरीत परिस्थितियां बनी रही तो ये संकटग्रस्त में आ सकती हैं। तो इसमें नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। अब दुर्लभ जातियां, जिस नाम से पता है जिनकी संख्या बहुत कम है, दुर्लभ, तो ये इन जातियों की संख्या बहुत कम है या सुभेद है, और यदि इनको विपरीत, इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। स्थानिक जातियां यानी कि कोई स्थान विशेष से संबंधित जहां पर पाई जाती है, तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के अंदर विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर, और अरुणाचल के मिथुन। अब ये भी पूछ सकता है मिथुन जो है वो जाति कहाँ पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। आपको इनसे तो पता लग जाएगा भाई, अंडमानी जंगली सुअर तो अंडमान में, निकोबारी निकोबार में, अंडमान टील, तो ये पूछ सकता है मिथुन जो प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए लुप्त जातियां, तो ये वे जातियां हैं जिनके रहने के आवास खोज स्थानों, जहां पर ये रहती थी वहां खोजे गए हैं लेकिन ये अनुपस्थित पाई गई, यानी कि एक तरीके से वहां लुप्त हो चुकी हैं। तो इसमें लुप्त प्रजातियों में मुख्य रूप से जो जातियां एक तो इसमें एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बात। तो आपसे पूछ सकता है लुप्त प्रजातियां जातियां क्या है, तो आप लिख देंगे कि ये वे जातियां जो इनके निवास स्थान पर जहां रहती थी वहां पर इनको खोजा गया तो ये नहीं पाई गई। और इसमें दो नाम याद रख लेंगे, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। तो एशियाई चीता ये दुनिया के सबसे तेज स्तनधारी प्राणियों में चीता बिल्ली परिवार का एक विशिष्ट अजूबा सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंखों के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली हुई आंसुओं की लकीर नुमा निशान होती है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। तो प्राकृतिक संसाधनों में देखिए हम प्रकृति से जैसे लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां सब इत्यादि प्राप्त करते हैं। ईंधन, चारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वनों से प्राप्त करते हैं, और इसके हम ही हैं जिन्होंने वन और वन जीवों को नुकसान पहुंचाया। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल, यानी कि उपनिवेश काल जब अंग्रेजों का शासन था, तो रेल लाइन बिछाने से जंगल को काटे गए। कृषि, व्यवसाय, वाणिज्यिक, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि। अब देखो रेल लाइन बिछाई गई वनों क्षेत्रों में, कृषि के लिए बहुत सारे वन काटे गए, व्यवसाय के लिए बड़े बड़े शहर बसाए गए, बड़े बड़े पुलों का निर्माण हुआ, रोडों का निर्माण हुआ। वाणिज्यिक, वानिकी यानी कि व्यापारिक दृष्टि से, और ये भी अंग्रेजों के समय में कि जैसे जहां वन थे, जो जैव विविधता थी, उन पेड़ों को काट कर केवल एक ही प्रजाति के वन लगाए गए,
जैसे सफेदे के पेड़ लगाए जाते थे, सब लंबी लकड़ी और बल्ली के रूप में प्रयोग करने के लिए उनका, तो वो जैव विविधता भी खत्म हुई और वाणिज्यिक वानिकी से वो वनों को भी नुकसान हुआ। एक साथ वन काटे जाते, फिर लगाए जाते, फिर एक साथ काट दी जाती, तो इस तरीके से जैव विविधता भी समाप्त हुई और नुकसान हुआ। तो वन संरक्षण 1951 से 80 के बीच में लगभग 26,200 किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। तो जो जहां वन थे उनको काट कर कृषि भूमि में उसको, और अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरण, झूम खेती अथवा स्लैश एंड बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। तो देखो, पूछ जा सकता है झूमिंग कृषि क्या होती है। तो जो आदिवासी जो लोग हैं एक स्थान पर वनों को जलाकर स्लैश और बर्न, यानी कि पहले तो वो काटते पेड़ों को, फिर उसको जलाते, फिर 2-3 साल वहाँ खेती करते, फिर वो जैसे अनउपजाऊ हो जाती भूमि वहां छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते। तो इसलिए इसको स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, क्योंकि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए, और ये आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा की जाती है। तो हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्यिक के दृष्टि से कुछ एकल वृक्ष जातियों को बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जाति खत्म हुई। जैसे मैंने आपको वाणिज्यिक वानिकी की बात की, तो उसमें ये क्या करते थे कि भी अलग अलग प्रजातियों के वृक्षों की कटाई करके एक ही जाति के, तो उदाहरण के लिए आमतौर पर सागवान की एकल रोपण से दक्षिण भारत में प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए, हिमालय में चीड़ पाइन रोपण से हिमालय ओक और रोडेड्रोन वनों को नुकसान हुआ। विकास की बड़ी परियोजनाओं भी वनों को नुकसान पहुंचा है। तो ये कारण भी है। एक तो देखो, वनों को नुकसान पहुंचाने के लिए वाणिज्यिक कृषि हो गई, दूसरी बड़ी विकास की परियोजनाओं से भी वनों को नुकसान पहुंचा है। अब जैसे 1952 में नदी घाटी परियोजना का 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों को साफ करना पड़ा, और यह प्रक्रिया अभी जारी है। यानी कि जो नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, बांध बनाने से उसके पीछे जो बहुत बड़े क्षेत्र में पानी भर जाता है, तो जो वनस्पति है वो पानी के अंदर डूब जाती है, और उसके कारण भी ये वनस्पति का नुकसान होता है। अब ये नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने पर यह बताया कि 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना पूर्ण जलमग्न हो गया। वनों की बर्बादी में खनन जो भूमि के अंदर जो खनिज होते हैं उनको भूमि को खोद कर निकाला जाता है, तो वो भी ऊपरी सतह भी खोद देते हैं, और खोदने के बाद खनन के बाद भी जब खनन को खुली छोड़ देते हैं, तो वर्षा ऋतु में जब पानी बहकर जाता है तो उपजाऊ मृदा को अपने साथ खानों के अंदर बहा कर ले जाता है। तो इस खनन प्रक्रिया के कारण भी बहुत सारी, पहले बात जब खनन स्टार्ट करते तो बहुत बड़े क्षेत्र की धरातल पे खुदाई की जाती है, वनों को काटे जाते हैं, वहाँ आने जाने के रास्ते बनाए जाते हैं, तो काफी वनों का नुकसान होता है। और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलामाइट के खनन के कारण बहुत गंभीर खतरे में, इसने कई प्रजातियों को प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया, और कई प्रजातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है आवागमन के मार्ग बाधित हुए हैं। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, ये भी मानते हैं अत्यधिक पशुचारण भी और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियां काट कर की जाती, न कि पूरे पेड़ को काट कर। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र देश की मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं जो तेजी से विकसित होते हैं। औद्योगिक
शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कि आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं, विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा अनुकूल। हिमालयन यव संकट में, तो हिमालय यव एक प्रकार का पेड़ की प्रजाति है। तो हिमालयन यव चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई जो हिमालय यव है, पहली बात तो किस प्रकार का वृक्ष है, तो चीड़ प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। और कहाँ औषधीय पौधा है, कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो दो प्रश्न हो गए। हिमालय यव क्या है, एक चीड़ प्रकार का सदाबहार वृक्ष। सदाबहार यानी कि हमेशा 12 महीने जो सदा हरे भरे रहते हैं। पेड़ की छाल, पत्तियों और टहनियों से इसमें जो कैंसर रोग है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, दवाइयां बनाई जाती हैं। तो इससे जो जड़ों से जो प्राप्त होता है टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है और जो कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। और इसके कारण, इस पेड़ से अत्यधिक निष्कासन के कारण ये जो वनस्पति है ये खतरे में आ गई। अब इनके पेड़, बहुत सारे हजारों यव के पेड़ सूख गए कि इनका जो ज्यादा दोहन होने के कारण ये स्थिति में आ गए हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, आखेटन और पर्यावरण प्रदूषण व विषाक्तीकरण की, और दावानल जो कहते हैं जंगल की आग को कहते हैं। तो जंगल की आग भी लगती है, तो हम न्यूज में देखते हैं कई देशों में कई जगह जंगल में आग लग जाती है जो जल्दी से कंट्रोल में नहीं हो पाती है। तो उसके कारण भी बड़े भूभाग पर पर्यावरण का विनाश होता है। तो मुख्य कारकों में संसाधनों का समान बंटवारा व उनके समान उपयोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या ज्यादा होगी तो सभी मांगों की, चीजों की, आवश्यकताओं की मांग बढ़ेगी और उसके कारण ये सारी समस्याएं आएंगी। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसतन संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक की औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा है। यानी कि जो विकसित देश हैं, तो विकसित देश ज्यादा मात्रा में संसाधनों का उपयोग करते हैं। जितनी ज्यादा उनके पास संपत्ति तो वो कई गुना आवश्यकता से अधिक भी उसका उपयोग। तो इस प्रकार भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधनों का उपयोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इन 5% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न ये है कि कौन क्या कहां से कितना उपभोग कर रहा है। तो इसमें देखिए कि वन्य एवं वन जीवों के विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा है। अब जैव विविधता कम होगी तो सभी चीजों पर असर डालेगी। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियों और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। ये समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, आध्यात्म इत्यादि से वनों और वन जीवों पर निर्भर हैं। गरीब वर्ग की महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हुई है और कई समाजों में खाना, चारा, जल और आदि आवश्यकताओं की वस्तु को इकट्ठा करने में मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं, ईंधन की लकड़ी, तो उनका जीवन लगभग उसी व्यवस्था को करने में ही पूरा निकल जाता है। तो भारत में वन्य और वन्य जीव संरक्षण, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या किया गया है, तो वनस्पति और पशुओं के जीन्स में विविधता को भी संरक्षित करती है।
1960 से 70 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम, एक ये ध्यान रखना है कि भारत में कौन सा वो बनाया तो कानून, तो भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। और इसमें वन्यजीवों के लिए आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस प्रकार इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव और शिकार प्रबंधन और जीवों पर रोक आदि लगाने का प्रबल जोर दिया गया। और सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके। तो ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव एक क्षेत्र निर्धारित करके उसमें वनस्पति को, पशु वन्य जीवों को बचाने का प्रयास किया गया है। तो इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हुगल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ, लवणीय यानी कि जो पानी नमक वाला है उसमें रहता मगरमच्छ, और घड़ियाल। ये देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, गेंडा व हिरण, ये भी पूछ सकता है। काजीरंगा जो असम में है, काजीरंगा। तो एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडाउन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर बाघ परियोजना, टाइगर रिजर्व परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 1973 में पाया कि देश में बाघों की अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर केवल मात्र 1,823 रहेगी। तो बाघों को मारकर उनकी व्यापार, चोरी करना और आवास स्थलों को सिकड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या वृद्धि में बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण रहे। तो ये विलुप्त के कगार पर हो गए। इसलिए टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरू किए गए, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? तो 1973 में इसकी शुरुआत। प्रोजेक्ट टाइगर इसकी एक बेहतरीन वन्य जीव पर, तो इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार में जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड के कारबेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल, अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कारबेट राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बांध रिजर्व बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण हैं। तो इनको हम देख सकते हैं। तो आजकल संरक्षण परियोजना जैव विविधता पर केंद्रित है। तो जो भी है, उसके बाद जो पहला 1972 में बना, उसके बाद वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना 1980 और बाद में संशोधित 86 में हुआ। के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों, एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जाति में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में शामिल की गई। वन्य एवं वन्य जीवों के संसाधनों के प्रकार और वितरण, तो 3 प्रकारों में बांटा। पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या है? देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए, जहां तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण के बाद आरक्षित वन को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन, इन विभाग के अनुसार देश में कुल वनों का 1/3 हिस्सा रक्षित वन का। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और अवर्गीकृत वन, तो अन्य
सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। तो आरक्षित और रक्षित वन ऐसी स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी व अन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि स्थायी वन सर्वाधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वनों का विचित्र, यानी पूरे भारत का नहीं, मध्य प्रदेश में जो कुल वन है उसका 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में भी अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत और है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन। समुदाय और वन संरक्षण, समुदाय ने किस किस तरीके से वन संरक्षण में कार्य किया है? तो वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्र में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे, क्योंकि इसी से ही दीर्घ काल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोगों को वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष, तो वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तो आवासों, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव ने तो के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकघर सेंचुरी। अब ये पूछा जा सकता है, प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है कि भैरव देव डाकघर सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस चीज को आप, जिसके अपने ही नियम कानून है, जो शिकार वर्जित है तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। तो इन्होंने 5 गांवों ने मिलकर एक जो 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरव देव डाकघर सेंचुरी के नाम से घोषित किया है, जो ये इनका खुद ही वन इनका संरक्षण करते हैं। तो समुदाय यानी कि समाज के द्वारा जो वन्य जीवों का, वनस्पति का जो संरक्षण किया जा रहा है, तो इसमें देखो टिहरी में, अब ये भी पूछ सकता है, टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन नवोदय ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। तो इस क्षेत्र के लोग बीज बचाओ आंदोलन और नवोदायन के माध्यम से इन्होंने रासायनिक खादों का प्रयोग ना करते हुए भी इन्होंने कृषि में काफी अच्छा उत्पादन जैविक खादों का उपयोग करके, तो ये बीज बचाओ आंदोलन कहाँ चला है? तो टिहरी के किसानों के द्वारा चला है। भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रबंधन वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों पुनर्प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई। तो वन संरक्षण औपचारिक कार्यक्रमों की शुरुआत कब से शुरू हुई? 1988 में उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला, तो ये पूछा जा सकता है भारत में वन संरक्षण प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किस राज्य के द्वारा? तो ओडिशा के द्वारा। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित
तो वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिससे ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, और इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती लकड़ी उत्पादों के हकदार होते हैं, तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। तो ये यानी कि स्थानीय लोगों की सहमति से ही ये इस तरीके से इनको वनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अगले अध्याय में हम प्रश्नोत्तर लेके आएंगे और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।